नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह मुंबई से चौंकाने वाली खबर आई। फिल्म स्टार सैफ अली खान पर कातिलाना हमला हुआ। रात 2 बजे सैफ के घर में घुसकर एक शख्स ने उन पर चाकू से 6 वार किए और 2 घाव गंभीर हैं। चाकू सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में घुसकर टूट गया। उनके गर्दन पर भी गहरा घाव आया। हाथ और पेट पर भी चाकू से चोट लगी। ऑपरेशन के बाद पीठ में घुसा चाकू का टुकड़ा निकाल लिया गया है। गर्दन और सीने पर आई चोट की सर्जरी की गई है। फिलहाल सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल के आईसीयू में हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है उनकी हालत खतरे से बाहर है, वो रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि सैफ अली खान जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब किया जाएगा, इस पर डॉक्टर्स कल फैसला लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमलावर सैफ अली खान के फ्लैट में घुसा कैसे, उसे एंट्री कैसे मिली, किसने दी? सैफ अली खान अपनी बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर रहते हैं। यह हादसा 11वें फ्लोर पर हुआ, जहां उनके बच्चे रहते हैं। अपार्टमेंट के चारों तरफ सिक्योरिटी है। बिल्डिंग के बाहर और अंदर गार्ड्स तैनात हैं। किसी अनजान शख्स को बिना पूछताछ के अंदर नहीं जाने दिया जाता। लिफ्ट भी थंब इंप्रेशन से खुलती है। फिर सैफ अली खान पर हमला करने वाला 11वें फ्लोर तक कैसे पहुंच गया? पुलिस के पास हमलावर की सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस का दावा है कि हमलावर एक ही था। वो हिस्ट्री शीटर है, उसकी पहचान हो गई है और पुलिस के मुताबिक वो चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था। लेकिन सैफ के घर की मेड का कहना है कि इस शख्स ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। अब सवाल है कि बांद्रा जैसे पॉश इलाके में इस तरह की घटना कैसे हो सकती है? कोई शख्स इतनी हाई सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग में 11वें फ्लोर तक कैसे पहुंच गया? क्या अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? सवाल यह भी है कि सैफ को चाकू मारने के बाद हमलावर बचकर निकल कैसे गया, भाग कैसे गया? 11वें फ्लोर से सीढ़ियां उतरकर नीचे तक आने वक्त लगा होगा। क्या बिल्डिंग के सारे गार्ड सो रहे थे? किसी ने हमलावर को देखा क्यों नहीं? किसी ने उसे पकड़ा क्यों नहीं? आज की बात में इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस मामले का एक और पक्ष यह है कि इस घटना के बाद विरोधी दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश की और फडणवीस ने विरोधियों को करारा जवाब दिया। लेकिन पहले आपको यह दिखा देता हूं कि उस हमलावर की शक्ल कैसी है जिसने सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जिस व्यक्ति को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वही हमलावर है जिसने घर में घुसकर रात को 2 बजे सैफ अली खान पर चाकू से कई वार किए। यह तस्वीर उस वक्त की है जब यह शख्स सैफ पर हमला करके भाग रहा था। अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में उसकी तस्वीर कैद हो गई। हैरानी की बात है कि हमलावर 12वें फ्लोर से सीढ़ियों के जरिए उतरकर ग्राउंड फ्लोर तक गया और भागने में कामयाब हो गया। किसी ने उसे नहीं रोका। सैफ अली खान बांद्रा के सदगुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं। इस अपार्टमेंट के 11th और 12th फ्लोर सैफ अली खान और उनकी फैमिली के पास हैं। सैफ पर हमला 11th फ्लोर पर हुआ, जहां उनके बच्चे और हाउस हेल्प रहते हैं। कल रात 2 बजे के आसपास घर में मौजूद मेड लीमा ने 11th फ्लोर पर एक अनजान शख्स को सैफ के छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में देखा। इसे देखकर लीमा चिल्लाई तो उसने लीमा पर चाकू से हमला किया। शोर सुनकर सैफ 12वीं मंजिल से नीचे उतरकर जहांगीर के कमरे में पहुंचे। उन्होंने अनजान शख्स को कन्फ्रंट किया तो इस शख्स ने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के वार से सैफ लहूलुहान हो गए। घर में मौजूद दूसरे लोग भी शोर सुनकर मौके पर पहुंचे। इस अफरा तफरी में हमलावर भागने में कामयाब हो गया। घर में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था, इसलिए घायल सैफ अली खान को ऑटो से लीलावती हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सैफ की हालत देखने के बाद डॉक्टर्स उन्हें सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। क्योंकि रीढ़ की हड्डी में घाव गहरा था, गले में कट बड़ा था, इसलिए न्यूरो सर्जन के साथ साथ
कार्डियोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन को भी बुलाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने सैफ का ऑपरेशन किया। सैफ की रीढ़ की हड्डी में घुसे चाकू के टुकड़े को निकाला। फिलहाल सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल के आईसीयू में रखा गया है। सैफ अली खान was admitted in the morning. सैफ अली खान को तड़के 2 बजे अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन पर एक अज्ञात शख्स ने हमला किया था। उनकी रीढ़ की हड्डी में बड़ी चोट आई है क्योंकि एक चाकू उनकी रीढ़ की हड्डी में धंस गया था। चाकू को निकालने के लिए और रीढ़ की हड्डी से निकल रहे खून को रोकने के लिए ऑपरेशन किया गया। प्लास्टिक सर्जरी टीम ने उनके बाएं हाथ में 2 गहरे घाव और गले में एक चोट का ऑपरेशन किया। ये सारे ऑपरेशन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीनिवास कुड़वा की निगरानी में हुए। सैफ की स्थिति अब पूरी तरह से स्थिर है। उनकी हालत में सुधार हो रहा है और वो अब खतरे से बाहर हैं। सैफ अली खान पर हमले की खबर सुनते ही फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार उनको देखने लीलावती हॉस्पिटल आने लगे। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ आनंद, करिश्मा कपूर के अलावा सैफ की मां शर्मिला टैगोर, बहन सुहा अली अपने हस्बैंड कुणाल खेमू के साथ पहुंची। सैफ की बेटी सारा और बेटा इब्राहिम रात से ही हॉस्पिटल में थे। रजा मुराद, ममता कुलकर्णी, अशोक पंडित ने भी सैफ अली खान पर हुए हमले की निंदा की। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी और जूनियर एनटीआर ने भी सैफ अली खान पर हुए हमले पर दुख जताया, उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। डॉक्टर्स ने बताया कि सैफ अली खान को 2 बड़े घाव लगे हैं और 2 चोटें हल्की हैं। रिकवरी तेजी से हो रही है, लेकिन उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब किया जाएगा इसके बारे में डॉक्टर्स कल फैसला करेंगे। उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट विल डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। ही इज ऑन रिकवरी पाथ। द रिकवरी शुड बी 100% एज पर अवर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। दो एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है, तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। पुलिस का दावा है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाले की पहचान हो गई है। ये शख्स चोरी के इरादे से बिल्डिंग में घुसा था और वो जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस घटना की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने 18 टीमें बनाई हैं। आज सुबह फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम ने मौके पर जाकर फिंगरप्रिंट्स और दूसरे सबूत जुटाए। हमले के वक्त सैफ अली खान के घर में मौजूद स्टाफ से पुलिस ने पूछताछ की। हमले में घायल हुई मेड लीमा का बयान भी हॉस्पिटल में दर्ज किया गया। लीमा ने पुलिस को बताया कि रात करीब 2 बजे उसने 11th फ्लोर पर जहांगीर के कमरे के करीब बाथरूम की लाइट जलते हुए देखी। उसे वहां कोई दिखा। पहले उसने सोचा कि करीना अपने बच्चे के पास आई होंगी, लेकिन कुछ ही पल में उसे समझ आ गया कि यह करीना नहीं है, कोई अनजान है। लीमा जब उसके करीब गई तो देखा उसके हाथ में एक हेक्सा ब्लेड और दूसरे हाथ में लकड़ी के डंडे जैसा कुछ था। लीमा ने उससे पूछा वो कौन है, तो उस शख्स ने लीमा को चाकू दिखाकर खामोश रहने को कहा। लीमा ने पुलिस को बताया कि उसने अनजान शख्स से पूछा उससे क्या चाहिए, तो उसने 1 करोड़ रुपए की मांग की। तभी दूसरी मेड भी वहां आ गई। इसी दौरान इस व्यक्ति ने लीमा पर चाकू से हमला कर दिया। शोर सुनकर सैफ अपने फ्लोर से नीचे उतरकर वहां पहुंचे। सैफ को देखकर इस शख्स ने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। सैफ घायल होकर गिर गए। तब तक स्टाफ के दूसरे लोग वहां पहुंचे। सबने मिलकर हमलावर को एक कमरे में बंद कर दिया। लीमा ने पुलिस को बताया कि सैफ की बेटी सारा अली खान और बेटा इब्राहिम अली खान भी इसी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर रहते हैं। उन्हें बुलाया गया। सैफ को हॉस्पिटल ले जाना था क्योंकि खून बह रहा था, लेकिन उस वक्त घर में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था। वहां जो लोग थे उनमें से किसी को गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती थी, इसलिए सारा और इब्राहिम सैफ को ऑटो से लीलावती हॉस्पिटल ले गए। क्योंकि घर में अफरा तफरी थी, सब सैफ को हॉस्पिटल पहुंचाने की जल्दी में थे। इसी दौरान हमला करने वाला शख्स भाग निकला। पुलिस ने सबके बयान दर्ज कर लिए हैं और पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि हमलावर चोरी के इरादे से घर में घुसा था। डीसीपी दीक्षित गेडाम ने कहा हमलावर जल्दी ही पकड़ा जाएगा और इसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। सैफ अली खान जिस सदगुरु बिल्डिंग में रहते हैं उसे मैंने देखा है। इस बिल्डिंग में 4 लेयर की सिक्योरिटी है। सबसे पहले गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि चोर दीवार फांदकर घुसा। दूसरी लेयर लॉबी में लिफ्ट के करीब है। लिफ्ट बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के थंब इंप्रेशन से ओपन होती है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह शख्स लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से 11वें फ्लोर तक पहुंचा। सिक्योरिटी की तीसरी लेयर हर फ्लोर पर लिफ्ट खुलने के बाद ग्लास डोर की है, जो उस फ्लोर पर रहने वाले लोगों के थंब इंप्रेशन से या फेस रिकॉग्निशन से या फिर कार्ड से खुलता है। इसके बाद अपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए मेन डोर पर कैमरा और वॉइस मैसेज सिस्टम लगे हैं। गेट पर पासवर्ड वाला लॉक है। इसके बाद भी हमलावर 11वें फ्लोर पर सैफ अली खान के घर के अंदर कैसे दाखिल हो गया, इसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक यह क्लियर नहीं होगा कि जिस शख्स ने सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया, क्या वो वाकई में चोरी के इरादे से घुसा था या उसका मकसद सैफ को नुकसान पहुंचाना था। रात की बात यह कि सैफ अली खान इस कातिला हमले में बच गए, लेकिन इससे मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो उठे हैं। इसी इलाके में सलमान खान के घर पर गोली चली थी। इसी एरिया में बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या हुई थी। ऐसे में लोगों की चिंता तो वाजिब है, इसीलिए यह पॉलिटिकल इशू भी बना। जैसे ही सैफ पर हमले की खबर आई तो विरोधी दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पर सवाल उठाए। संजय राउत ने कहा कि मुंबई में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। यह तो सैफ जैसे स्टार के ऊपर हमला था इसलिए शोर मच रहा है, वरना मुंबई के आम लोग तो रोज अपराधियों का शिकार हो रहे हैं। संजय राउत ने कहा, असल में महायुति की सरकार का पूरा जोर उन नेताओं की सिक्योरिटी पर है जो दूसरी पार्टियों से टूट कर आए हैं। सरकार को आम लोग की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। यहाँ झोपड़पट्टी में इसी प्रकार की घटना दर दिन हो रही है। जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारे जैसे, उनके एरिया में लोग घुस रहे हैं, हमले कर रहे हैं, चोरी हो रही है। सैफ अली खान एक सेलिब्रिटी है, इसलिए आपको एक खबर पता चली। बस प्रधानमंत्री मुंबई में थे और उसी वक्त सैफ अली खान पर कातिलाना हमला हुआ चाकू से। कोई बोलता है चोर था, कोई बोलता है और कोई था। लेकिन इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, बीड से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सैफ अली खान का हमला। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है हमारी गृह मंत्री? तो ये मुंबई और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? या शिंदे की शिवसेना, उनके जो गद्दार लोग हैं, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, या हमारे कोई पदाधिकारी को तोड़ दिया जाता है तो उनको 4-4, 5-5 गनमैन। कोई हमारा एक छोटा सा उपशाखा प्रमुख भी तोड़ा जाता है तो उसको 2-2 गनमैन दिए जाते हैं। पूरी सिक्योरिटी बेईमानों के सुरक्षा में लगी है। सामान्य जनता जो है, आम पब्लिक है, कैसी सेफ रहेगी? इसके बाद कांग्रेस के सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज रही नहीं गई है। महायुति की सरकार लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम है। आज मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि ना ही हमारे
राजकारणी सुरक्षित है, राजनीति के पॉलिटिशियन सुरक्षित है, ना ही सिने अभिनेता सुरक्षित है, ना ही पद्मश्री सुरक्षित है। तो इस राज्य में सुरक्षित कौन है? जहाँ बीड़ परभणी जैसी घटनाएं हो रही है, पूना जैसी घटनाएं हो रही है, वही मुंबई में अगर बात करें तो ये तीसरी बांद्रा में होने वाली घटना है। मुंबई की जो कायदा सुव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल इस माध्यम से उपस्थित हो गए हैं। मुंबई जिसे सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता था, दुर्भाग्यवश आज मुंबई असुरक्षित हो गया है। सैफ पर हमले को लेकर शरद पवार की पार्टी भी बोली। सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र में क्राइम बहुत बढ़ गया है, लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं, अपराधी इतने बेलगाम हैं कि वो हाई सिक्योरिटी जोन में घुसकर हमले कर रहे हैं। ये चिंता की बात है। आणि अर्थातच फॅमिली अतिशय नर्वस आहे, घाबरलेली आहे। आणि सैफ अली खान का परिवार नर्वस है और बेहद डरा हुआ है। स्वाभाविक रूप से हम डर जाते हैं जब घर के कमरे में अकेला बच्चा हो और कोई अनजान शख्स घुस आए और उसके पास हथियार हो। उनका कहना है कि उनकी बिल्डिंग में सब ऑटोमेटेड लॉक्स हैं, गेट पर गार्ड भी हैं। मुंबई में हम सभी को बेखौफ रहने की आदत है, इसलिए किसी के पास कोई बड़ी पुलिस या निजी सुरक्षा नहीं होती। शायद पुलिस ही जांच के बाद ज़्यादा बता सकेंगे कि हमलावर पाइप से या फिर और कहीं से कैसे पहुंचा। मैंने पुलिस से बात की है और सैफ के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है, लेकिन महाराष्ट्र में क्राइम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बीड में, परभनी में और बांद्रा में, बारामती में भी लोगों पर कई हमले हुए हैं। ये सब आंकड़े हैं, ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रही। राज्यात आणि देशात दिसतोय। सुप्रिया की बात सही है कि ये वक्त सैफ के परिवार के लिए सबसे मुश्किल टाइम है। अब से थोड़ी देर पहले सैफ अली खान पर हमले को लेकर उनकी वाइफ करीना कपूर का रिएक्शन आया है। करीना ने कहा, आज का दिन पूरे परिवार के लिए बहुत चैलेंजिंग था। फैमिली के मेंबर्स अभी भी इस घटना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। करीना कपूर ने इस मुश्किल समय में साथ देने के लिए लोगों का आभार भी जताया। लेकिन सैफ अली खान पर जो हमला हुआ वो महाराष्ट्र में राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, जिस दिन प्रधानमंत्री मुंबई में थे सुरक्षा चाक चौबंद थी। अगर उस दिन घर में घुसकर सैफ अली खान पर हमला हो सकता है तो बाकी दिनों में आम लोगों के साथ क्या होता होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वारिस पठान ने कहा, बांद्रा जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में एक के बाद एक 3 बड़ी वारदात हो चुकी हैं, इसलिए अब सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। मुंबई का बांद्रा जैसा एरिया जो पॉश एरिया कहलाया जाता है, जिस तरह हॉलीवुड के अंदर बेवर्ली हिल्स फेमस है, इसी तरह बॉलीवुड में बांद्रा फेमस है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे फिल्म स्टार रहते हैं। और यहां पर आए दिन इस तरह की घटना होना ये साफ दिखाता है प्रशासन का टोटल फेलियर है। सोचे खुदा ना खास्ता हो घर में घुसा, छोटे मासूम बच्चे सोए हुए थे एक रूम में, कुछ होता तो। और वैसे भी उन मासूम बच्चों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास किए जाते हैं। छोटे बच्चे तक को नहीं बख्शा जा रहा है यहां पर। मतलब लोगों के दिल में डर खौफ सब खत्म हो चुका है। पुलिस का किसी को डर ही नहीं है। वो भी उस रात को ये घटना हो रही है जिस दिन सुबह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई में थे, सिक्योरिटी पूरी टाइट थी। उस रात को इस तरह से हमला होता है तो क्या सिक्योरिटी है यहां पर? ठीक है, जाएंगे पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे, हम चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करेंगे, उससे कहेंगे कि यहाँ का बंदोबस्त बढ़ाइए, विजिलेंट बढ़ाइए यहाँ का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सैफ अली खान पर हमले को एक नया एंगल दे दिया। ममता ने कहा, सैफ का परिवार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से जुड़ा है और वो सैफ की मां शर्मिला टैगोर का बहुत सम्मान करती हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि सैफ के हमलावर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। इट्स अ वेरी मैटर ऑफ शॉकिंग। जो कल्पिट्स है उसको अरेस्ट करना इमीडिएट एंड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द कल्पिट्स। हम चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिले। Even Sauruk's life is also, sometimes they are being threatened. Salman also. Saif Ali, he was not in that list, but happened this. Unfortunate. I do not know whether any plan is there or not, or it is planted. Let the government take strong action.
अरविंद केजरीवाल ने सैफ अली खान पर हुए हमले को सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। बीजेपी न देश की सीमाओं की सुरक्षा कर पा रही है, न इंटरनल सिक्योरिटी संभल रही है। जो हाल मुंबई का है वही हाल दिल्ली की कानून व्यवस्था का भी है। बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। अब मैं आपको इन सारे इल्जामात पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जवाब सुनवाता हूं। फडणवीस ने कहा, मुंबई भारत का सबसे सेफ, सबसे सिक्योर शहर है। एक दो घटनाओं के आधार पर मुंबई को बदनाम नहीं करना चाहिए। सैफ पर हमले को लेकर फडणवीस ने कहा, पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और अपराधी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। मला असं वाटतं की देशातल्या मेगा सिटीमध्ये देश के सभी महानगरों में से मुंबई सबसे सुरक्षित शहर है। ये सच है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, उनको पूरी गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन सिर्फ घटना होने पर यह कहना ठीक नहीं है कि मुंबई असुरक्षित है। ऐसे बयानों से मुंबई की छवि खराब होती है, लेकिन लोग और सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए सरकार सारे प्रयास करेगी। सुरक्षित राहिलं पाहिजे। ये सही है कि सैफ के घर में घुसकर उन पर कातिलाना हमला हुआ, ये बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, चिंता की बात है। सरकार इसके प्रति जवाबदेह है, लेकिन हमारे यहां राजनीति कितने कमाल की है, यह भी देखने और समझने की जरूरत है। केजरीवाल के सामने दिल्ली का इलेक्शन है, उन्होंने मुंबई की घटना को दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ दिया, देश की सीमाओं की सुरक्षा से जोड़ दिया। ममता बनर्जी ने इसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कनेक्शन ढूंढ लिया। वारिस पठान ने इसे प्रधानमंत्री के मुंबई दौरे से जोड़ दिया और संजय राउत ने इस केस को शिवसेना की टूट से रिलेट कर दिया। इसलिए ऐसे बयानों को कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को जवाब तो देना होगा। जिस इलाके में कई फिल्म स्टार्स रहते हैं, वहां सुरक्षा में चूक होगी, 3-3 बार होगी, तो सवाल तो उठेंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि कातिलाना हमला करने वाला शख्स जल्दी पकड़ा जाएगा और जब हमलावर पुलिस की गिरफ्त में आएगा तो सारा सच सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री से पहले उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई देने लगे हैं। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के 2 बड़े असर आज दिखाई दिए। एक तो गजा में सीज फायर का समझौता हो गया, दूसरा अडानी ग्रुप और सेबी के खिलाफ रिपोर्ट से सनसनी मचाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो गई। हिंडनबर्ग के संस्थापक नेथन एंडरसन ने अचानक कंपनी बंद करने का ऐलान किया। नेथन ने कंपनी बंद करने की कोई खास वजह नहीं बताई। उन्होंने कहा, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना मकसद पूरा कर लिया है, अब कंपनी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई है, अब कंपनी के सामने कोई एम्बिशियस टारगेट नहीं रह गया, इसलिए उन्होंने कंपनी का शटर डाउन करने का फैसला किया। हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 में बनी थी। इसकी फंडिंग करने वालों में अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस शामिल थे, जो नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हैं। 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स ने अडानी ग्रुप को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। पिछले साल अगस्त में अपनी एक और रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप ने सेबी के चीफ माधवीपुरी बुच पर भी गंभीर आरोप लगाए थे।
कहा था माधवी पुरी के अडानी ग्रुप से नजदीकी रिश्ते हैं। अडानी की ऑफशोर कंपनीज में माधवी पुरी की हिस्सेदारी है। सेबी ने हिंडनबर्ग के मालिक नेथन एंडरसन और इसके मेंबर्स को नोटिस जारी करके हाजिर होने को कहा था, लेकिन वो सेबी के सामने पेश नहीं हुए। अब अमेरिका में सरकार बदलने वाली है। 4 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उससे पहले नेथन एंडरसन ने अचानक हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का ऐलान किया। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद लेंस गुडिन ने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट से कहा था कि वो अपने सारे दस्तावेज संभाल कर रखे, क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट कुछ लोगों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। ट्रंप की सरकार बनने के बाद सारे मामलों की जांच की जाएगी। हिंडनबर्ग को इस बात का डर था कि ट्रंप के आने के बाद उसके ऊपर भी जांच की आंच आ सकती है। इसीलिए नेथन एंडरसन ने पहले ही अपनी दुकान समेट ली। बीजेपी ने हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने पर चुटकी ली। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, क्या हिंडनबर्ग रिसर्च का कोई संबंध कांग्रेस से है? क्योंकि जिस दिन कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन भारत विरोधी हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान पर ताला लगा दिया। एकाएक देखा कि हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर दी है। जिस दिन कांग्रेस का कार्यालय खुला उसी दिन बंद हो गई। सुबह से हमारा दिमाग इस पर कोशिश कर रहा है समझने की ये दुकान बंद क्यों हो गई। अभी तो उसके फंडर सोरस साहब को फ्रीडम मेडल मिला था, तो ऐसा लगता है कि सोरस साहब की भी अमेरिका में दुकान बंद होने वाली है या कमजोर होने वाली है। 20 तारीख के बाद उनकी दुकान कुछ कमजोर होगी। आज फिर कहूंगा, हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद कर रहा है तो क्या राहुल जी उसकी दुकान का ठेका आपको मिल गया है क्या? इंडियन स्टेट के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना हरकत कौन करता है? हिंडनबर्ग करता है। हर संसद के चुनाव सत्र के पहले एक रिपोर्ट आएगी, हंगामा बनेगा, टीवी डिबेट कराई जाएगी और उसको इश्यू बनाया जाएगा। तो दुकान तो बंद हो रही है या बंद हो गई है। चलिए, राहुल गांधी को संभालने के लिए हम लोग काफी हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम जर्मनी की एयरशिप हिंडनबर्ग के नाम पर रखा गया था, जो 1937 में अमेरिका में हादसे का शिकार हुआ था। हिंडनबर्ग के फाउंडर नेथन एंडरसन ने 11 लोगों के साथ मिलकर रिसर्च कंपनी शुरू की थी। एंडरसन के मुताबिक उनकी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के खातों की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करती है, उनकी खामियों का पता लगाकर इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने से बचाती है। लेकिन हकीकत में हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी। इस कंपनी ने अडानी ग्रुप को बदनाम करके खूब पैसा बनाया। सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने आज कहा कि अब अमेरिका में सरकार बदलेगी, जांच होगी। इससे बचने के लिए हिंडनबर्ग ने अपना कारोबार समेट लिया। वो 4 दिन प्रेसिडेंट ट्रंप को ऑफिस लेने के 4 दिन पहले की बात है। तो मुझे लगता है उससे ये मालूम होता है कि उनको शायद ये पता था या शुरू भी होगा अभी कि उनके खिलाफ उसने जो किया अदानी शेयर्स के बारे में शॉर्ट सेलिंग जो किया और इंडियन इकोनॉमी में विनाश फैलाने की कोशिश की थी, उसके वजह से वो उनको डर है कि शायद कोई जांच एजेंसी उनको पकड़ के पूछताछ करेंगे। जॉर्ज सोरोस जो डेमोक्रेटिक डीप स्टेट का कंट्रोल कर रहे हैं, वो उनके सबसे बड़ा फाइनेंशियल डोनर है, इसलिए कि इनके पीछे वो थे, हिंडनबर्ग के पीछे वो थे। से मालूम होता है कि ये एक साजिश थी कि हम इंडियन इकोनॉमी को इस तरह का धक्का दें जिससे शेयर मार्केट टूट जाए, इकोनॉमी में तकलीफ हो जाए और रिटेल इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाए। इससे मालूम होता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी भारतीय स्टेट, इंडियन स्टेट को कंट्रोल करने की कोशिश भी ये सब किए थे। हिंडनबर्ग के मामले में 2-3 बातें बिल्कुल साफ हैं। इस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट का इस्तेमाल शॉर्ट सेलिंग के लिए किया और अडानी के शेयर गिराकर करोड़ों डॉलर कमाए। दूसरी बात, इस कंपनी को फाइनेंस करने वाले जॉर्ज सोरोस ने
ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं और इसके लिए अडानी की कंपनी को टारगेट किया गया। इस बहाने इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और तीसरी बात, हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी थर्ड पार्टी की रिपोर्ट के आधार पर जांच का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। असल में हिंडनबर्ग ने कोई सबूत नहीं दिए, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी हर रिपोर्ट को सेलिब्रेट किया। क्योंकि शेयर मार्केट ऐसी रिपोर्ट से प्रभावित होता है, शेयर मार्केट पर अफवाहों का अच्छा खासा असर होता है, इसलिए मार्केट में अडानी के शेयर गिरे। आज हालत है कि अडानी ने तो अपनी कंपनियां संभाल ली, उन्हें फिर से खड़ा कर दिया, अपनी वैल्यूएशन भी फिर से हासिल कर ली, लेकिन हिंडनबर्ग वाले अपनी दुकान बंद करके भाग गए। लोग कह रहे हैं कि ये ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने का आहट का असर है और ऐसे कई और साइड इफेक्ट दिखाई देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के आने का दूसरा साइड इफेक्ट गजा में दिखा है। हमास और इजरायली फोर्सेस के बीच युद्ध विराम हो गया है। इससे गजा में पिछले 15 महीने से जारी जंग थमने की उम्मीद जगी है। इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास युद्ध रोकने पर, सीज फायर करने पर सहमत हो गए हैं। गजा में सीज फायर का यह समझौता कतर के मीडिएशन की वजह से हुआ। इसमें इजराइल और हमास के अलावा अमेरिका और इजिप्ट भी इन्वॉल्व थे। युद्ध विराम की शर्तों के तहत हमास ने वादा किया कि वो इजराइल के हॉस्टेजेस को रिहा करेगा। इसके बदले में इजराइल भी अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को आजाद करेगा। इजराइल गजा के कुछ इलाकों से अपनी सेना को भी पीछे हटाएगा। सीज फायर की शर्तों के मुताबिक इजराइल हर दिन गजा में राहत सामग्री से लदे 600 ट्रकों को आने की इजाजत देगा। युद्ध विराम का ऐलान होते ही गजा के लोग जश्न मनाने लगे। साउथ और नॉर्थ गजा पट्टी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। अब वो अपने अपने घरों को वापस लौट पाएंगे। हालांकि सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी इजराइल ने गजा पर बमबारी जारी रखी है। इजरायली हमलों में 72 लोग मारे गए हैं। इस बीच कतर ने बताया कि 19 जनवरी से 3 स्टेप्स में सीज फायर एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा। समझौते का पहला फेज 42 दिनों का होगा, 42 डेज का। इसके बाद प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाएगा और युद्ध विराम का अगला स्टेप लागू किया जाएगा। इजराइल और हमास के बीच जंग की शुरुआत 2023 में 7 अक्टूबर के दिन हुई थी, जब हमास के हजारों लड़ाकों ने साउथ इजराइल पर चौतरफा हमला किया था। इस हमले में 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिक और सैनिक मारे गए थे, जबकि हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को किडनैप कर लिया था। कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख जसीम अल थानी ने कहा कि युद्ध विराम की शर्तों का पूरी तरह से पालन किया जाए। इस पर इजिप्ट की सरकार नजर रखेगी। पिछले साल नवंबर में जो समझौता हुआ था वो एक दूरगामी समझौते का रास्ता तैयार करने के लिए हुआ था और आज वो समझौता कराने में हम सफल रहे। पर बदकिस्मती से पिछले साल नवंबर में हुआ समझौता इस हाथ दे उस हाथ ले वाला हुआ था, तो एक तरह से वो रोजमर्रा का समझौता था। लेकिन इस बार के समझौते में अगले 42 दिनों के लिए एकदम साफ तौर पर शर्तें तय हुई हैं और इसमें अगले 2 राउंड की बातचीत की शर्तें भी शामिल हैं। इस समझौते की सारी बारीकियां जैसे ही तय हो जाएंगी तो अगले कुछ दिनों में बताई जाएंगी। आज इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जाने से पहले इसे अपनी पहली बड़ी कामयाबी बताया। हालांकि ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद कह दिया था कि 20 जनवरी से पहले हमास सीधे रास्ते पर आ जाए, वरना गजा में और ज्यादा तबाही होगी। गजा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। इससे हमास के ऊपर प्रेशर तो था। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को भी ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि वो गजा पर बमबारी बंद करें। अमेरिका गजा को अब इजराइल के लिए खतरा नहीं बनने देगा। इससे नेतन्याहू की बातचीत हुई, वो टेबल पर आ गए और आज युद्ध विराम डिक्लेयर हो गया। अब बात करते हैं दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली में नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन है। इससे पहले आज बीजेपी और कांग्रेस ने बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बीजेपी ने आज जिन 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, उनमें
ग्रेटर कैलाश की सीट खास है। इस सीट पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ बीजेपी ने शिखा राय को मैदान में उतारा है। दिल्ली में बीजेपी ने 2 सीटें एनडीए के सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं। बुराड़ी सीट जेडीयू और देवली सीट चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। जेडीयू ने बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया है। नामों का ऐलान होने के बाद ज्यादातर उम्मीदवारों ने आज पर्चा भी भर दिया। दिल्ली में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन ने मुश्ताबाद से और शिफा और रहमान ने ओखला से नॉमिनेशन फाइल किया। दोनों दिल्ली के दंगों के आरोपी हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उन्हें नामांकन के लिए कस्टडी पैरोल दी। आज उन्होंने जब नॉमिनेशन फाइल किया तो काफी भीड़ थी, लेकिन मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन के साथ उनकी वाइफ शमा अंसारी ने भी पर्चा भरा है। एआईएमआईएम के दिल्ली के प्रवक्ता हाजी महराजुद्दीन रंगरेज ने कहा, उनकी पार्टी को डर है कि ताहिर हुसैन के साथ साजिश हो सकती है, इसलिए एहतियातन उनकी वाइफ का नॉमिनेशन भी फाइल कराया गया है। ये साजिश तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। जैसे साजिश के तहत उनको जेल में डाल दिया गया, ऐसी साजिश के तहत उनका पर्चा भी कैंसिल करा जा सकता है। तो इसलिए हमने अल्टरनेटिव उनकी बीवी का नॉमिनेशन किया है। आप देखिए पूरे मुस्तफाबाद में आप जाइए और मिलिए लोगों से, सबका लोगों का रुझान जो है वो ताहिर हुसैन की तरफ है। लोग चाहते हैं ताहिर हुसैन को देखना पसंद करते हैं। उनका 5 साल का जो टर्नओवर रहा काउंसिलर का, वो बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा। जनता से उनका बहुत अच्छा संबंध रहा, तो इस वजह से उनको लगातार प्यार और समर्थन लगातार मिल रहा। मुस्तफाबाद सीट करावल नगर से लगी हुई सीट है। करावल नगर से कपिल मिश्रा बीजेपी को उम्मीदवार हैं। कपिल मिश्रा ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने को इशू बनाया। कपिल मिश्रा ने कहा कि ताहिर हुसैन को टिकट देकर ओवैसी ने दिल्ली वालों के जख्मों पर नमक छिड़का है, लेकिन दिल्ली के लोगों को योगी का मंत्र याद है, एक हैं तो सेफ है। कि हम लोगों को समझ में आ गया है इन लोगों की ये दिल्ली दंगों के घाव ताजा करना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम मुद्दों पे, पानी पे, बिजली पे, टूटी सड़क पे, पेंशन जो बंद है, राशन कार्ड बंद है, इस पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हमारे जख्मों पे नमक छिड़क के ताहिर हुसैन को, इशरत जहां को, शाहरुख पठान को मैदान में उतार के ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़केंगे, अंकित शर्मा जी को जिन्होंने मारा, दिलबर नेगी जी को जिन्होंने मारा, उनको मैदान में उतारेंगे, तो फिर जनता में आक्रोश आएगा। उसका जवाब भी देगी जनता, वोट से देगी जवाब। गौर करने वाली बात है कि दंगों के आरोपियों के चुनाव मैदान में आने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहा। आज प्रियंका कक्कड़ से ताहिर हुसैन की उम्मीदवारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर तो कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ओवैसी के साथ मिलकर बीजेपी की मदद कर रही है। कांग्रेस नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया भाजपा की बी टीम एआईएमआईएम से, जिन्होंने दिल्ली दंगों के अक्यूज को टिकट दिया। इनको सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखती है। भाजपा से कब सवाल पूछेंगे? ये डिक्लेयर कर दें अपनी अनहोली अलायंस बीजेपी के साथ इस बार। लेकिन इस बार कांग्रेस दिल्ली में पूरी ताकत लगा रही है। अरविंद केजरीवाल मुफ्त की जिन योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, कांग्रेस उन्हीं स्कीम्स को बढ़ा चढ़ाकर अपनी गारंटियों के साथ लॉन्च कर रही है। आज कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर, फ्री राशन किट और 300 यूनिट बिजली फ्री की गारंटी का ऐलान किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इन स्कीम्स को लॉन्च किया। रेवंत रेड्डी ने कहा, उन्होंने तेलंगाना में अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के पार्टनर को हराया। अब घोटाले के मास्टरमाइंड को हराने के लिए वो दिल्ली आ गए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में वो इन गारंटीज को लागू कर चुके हैं। अब कांग्रेस की सरकार बनी तो दिल्ली में भी ये स्कीम्स लागू की जाएंगी। जो भी दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ था, शीला दीक्षित जी ने जब मुख्यमंत्री थी तभी किए। उसके बाद 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बने, 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। दिल्ली का हाल कैसे हो गया आप देखो। हम तेलंगाना से हवाई जहाज चढ़ते ही हमारे लोग डर जाते, दिल्ली में उतरते ही वहां के सांस भी नहीं ले सकते। मोदी जी आप चंद्रमंडल को रॉकेट भेज रहे हैं, मगर दिल्ली में कैसे जीना वो तो आप किसी को बोल रहे नहीं। आप और केजरीवाल दोनों मिलकर दिल्ली में लोग छोड़कर जा रहा है, तो ये हॉलीडे देने में आप लोग कामयाब हो गए।
इसीलिए मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, नाम अलग अलग है, काम तो एक ही है, झूठ बोलने का काम। 3 बार वो प्रधानमंत्री बन चुका है, 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुका है, मगर दिल्ली के लिए क्या किया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री को करारा जवाब दिया पंजाब के मुख्यमंत्री ने। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को दिल्ली के कैंपेन में उतारा है और भगवंत मान कांग्रेस पर जोरदार हमले कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की बात तो दूर, कांग्रेस दिल्ली में खाता तो खोलकर दिखाए। भगवंत मान ने कहा उन्हें पूरा यकीन है कि कांग्रेस को इस चुनाव में कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो 0 पर थी और 0 पर ही रहेगी। कांग्रेस की क्या बात करेंगे, कितनी सीटें उनकी, इससे पहले कितनी थी, क्या बात कर रहे हो उनकी, टाइम वेस्ट है। कांग्रेस अपना रिकॉर्ड कायम रखेगी, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में उनका उतना ही रहेगा, वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा। जहां राहुल गांधी जी, जहां सोनिया गांधी जी, जहां खड़गे जी, जहां ये रहते हैं, इनके घर हैं, वहां का एमएलए पिछले 3 बार से केजरीवाल है। इसका मतलब चलो इन्होंने तो क्या वोट डालना होगा, इनके माली, इनके रसोइये खानसा में भी वोट नहीं देते होंगे इनको। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो झगड़ा चल रहा है, बीजेपी उस पर पूरा मजा ले रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कांग्रेस जितनी चाहे स्कीम्स की घोषणा कर ले, लेकिन उसके लिए अंगूर खट्टे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली में कांग्रेस केजरीवाल की बी टीम की तरह काम कर रही है, इससे दिल्ली में कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ा होकर चलना सीख ले, कम से कम कांग्रेस कम से कम इतना सोच ले कि उसको करना क्या है। वो अपने राजा बाबू के चक्कर में जहां जहां उनका सत्यानाश हो रहा है, दिल्ली में भी, दिल्ली में कांग्रेस 15 साल शासन में रही है, उसके बावजूद आज कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी की बी टीम बन के काम करना पड़ा। तो आप समझते थे कांग्रेस के स्तर क्या है। इस पर आपको कांग्रेस का जवाब भी सुनवा देता हूं। अजय माकन ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मैच फिक्सिंग हो चुकी है। केजरीवाल ने गुजरात और गोवा में बीजेपी का साथ दिया था और अब दिल्ली में भी बीजेपी की बी टीम बनकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिक्स मैच किसका चल रहा था? जब गुजरात के अंदर कांग्रेस को ये हरा रहे थे, गोवा के अंदर कांग्रेस को हरा रहे थे, दिल्ली के अंदर 2014 में लोकसभा चुनावों में हम लोगों के वोट काट करके किसने बीजेपी को जिताया? केजरीवाल ये तो बताएं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने दिल्ली से बीजेपी को एक भी लोकसभा में हरा पाए हैं क्या? शीला दीक्षित जी के समय, कांग्रेस के समय में हम सातों के सातों जीतते थे, अभी एक भी वो जीत पाए हैं क्या? दिल्ली के चुनाव में लड़ने वाली पार्टियों की बातें सुनकर हंसी आती है। आज मनीष सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के निशाने पर अरविंद केजरीवाल हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। अजय माकन ने कहा कि गुजरात और गोवा में और हरियाणा में बीजेपी केजरीवाल की वजह से जीती, इसलिए आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बी टीम की तरह काम करती है। ये तीनों जानते हैं कि कोई किसी से नहीं मिला हुआ, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। असली कंपटीशन तो इस बात का है कि कौन सी पार्टी कितना मुफ्त का माल देने का वादा करती है। यह सिलसिला केजरीवाल ने शुरू किया था, लेकिन अब कांग्रेस भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता जा रहा है। आज भी संगम में 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति से लेकर अब तक 4 दिन में 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी शेयर की। योगी आज सोनभद्र में थे। सोनभद्र के कार्यक्रम में योगी ने बताया कि अब दुनिया भर में भारत की पहचान हमारी सांस्कृतिक विरासत से हो रही है। महाकुंभ में सिर्फ 2 अमृत स्नान में 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। ये देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। आज एक नए भारत का दर्शन होता है। नया भारत कहीं काशी विश्वनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में 500 वर्षों की विरासत को संरक्षित करते हुए
राम मंदिर के निर्माण का भव्य स्वरूप सामने आता है, एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं, तो प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ भी आज हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। करोड़ों लोग, आपने देखा होगा पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। लेकिन अखिलेश यादव को लग रहा है कि कुंभ में कोई गया ही नहीं। उन्हें सरकार की फिगर्स पर यकीन नहीं है। अखिलेश ने आज कहा कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें तो खाली चल रही हैं, सरकार के आंकड़े फर्जी हैं। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं, वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। ये असल में मजाक का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने आश्चर्यचकित नजरों से देखी हैं। अखिलेश सवाल पूछ सकते हैं कि करोड़ों लोगों की गिनती सरकार ने कैसे की। यह सवाल हमारे संवाददाता ने महाकुंभ के इंतजामात में लगे अफसरों से पूछा। डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्णा ने बताया कि टेक्नोलॉजी के जरिए आजकल सब कुछ संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करोड़ों लोगों की भीड़ में भी हेड काउंट किया जा सकता है। प्रयागराज में इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम काम कर रही है। महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद से क्राउड कैपेसिटी असेसमेंट रियल टाइम बेसिस पर किया जा रहा है। डीआईजी वैभव कृष्णा ने बताया कि महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट के लिए जिस एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है वो भीड़ को भी कंट्रोल करने में कारगर है और उसके जरिए हेड काउंट करना संभव है। देखिए, इस बार मकर संक्रांति पे 14 जनवरी को जो भीड़ आई है वो पिछले कई वर्षों में स्थानीय लोगों का तो कहना है कि पिछले करीब 20-25 साल में इतनी भीड़ कभी नहीं आई थी। ये बताया जाता है कि 1996 के बाद से इस बार पहली बार मकर संक्रांति पे इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। करीब 3.5 करोड़ का फिगर जो है वो क्रॉस हुआ है। मकर संक्रांति से पहले दिन पौष पूर्णिमा का त्योहार था जो 13 जनवरी को था, उस दिन भी काफी भीड़ थी। एआई जनरेटेड हम लोग के क्राउड मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है जिसमें हेड काउंट्स हो जाती हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने लोग मौजूद हैं पर स्क्वायर किलोमीटर वो पता लग जाता है। उसके बेसिस पे मतलब इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस। अब 29 जनवरी का जो स्नान है वो हमारा एक चुनौतीपूर्ण हम लोग के सामने लक्ष्य है जिसकी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और अच्छे तरीके से उसे भी सकुशल संपन्न कराया जाएगा। महाकुंभ में जिस तरह से करोड़ों लोगों की क्राउड को मैनेजमेंट किया जा रहा है, साइंटिफिकली उनका प्रबंध किया जा रहा है, इसे पूरी दुनिया आश्चर्य भरी निगाहों से देख रही है और भारत की कुशलता और क्षमता की प्रशंसा की जा रही है। इसीलिए इसे राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए, ये तो देश के लिए गर्व का विषय है। महाकुंभ किसी एक पार्टी का नहीं, राष्ट्र का महापर्व है, सनातन की महिमा का परिचायक है। इसे तो सबको मानना चाहिए। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा अब तक वो इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से नीतीश कुमार की जांच करानी चाहिए और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। असल में प्रशांत किशोर बीपीएससी एग्जाम रद्द कराने की मांग को लेकर 14 दिन से अनशन पर थे। आज उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। अनशन समाप्त करने से पहले
प्रशांत किशोर ने गंगा में डुबकी लगाई, जन स्वराज के कैंप में हवन किया और इसके बाद उनके समर्थकों ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वो गंगा किनारे बिहार सत्याग्रह आश्रम बनाएंगे और नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में हर तरफ भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री ने सरकार पर नियंत्रण खो दिया है, उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार के मुखिया, चुने हुए मुखिया या व्यवस्था से अपने आप को चुनकर मुखिया बनाने वाले नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच हो और नीतीश कुमार, और इसको सीरियसली लीजिए। मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों के का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक मेंटल हेल्थ पर सरकार आधिकारिक तौर पर एक विज्ञप्ति, एक रिपोर्ट जारी करे कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं बिहार को चलाने के लिए और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। प्रशांत किशोर की पहचान चुनाव जिताने वाले एक्सपर्ट के तौर पर बनी थी। फिर उन्होंने बिहार में गांव-गांव पैदल घूमकर जन स्वराज पार्टी बनाई, लेकिन पहली बार जब बाई इलेक्शंस लड़े तो उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। फिर बीपीएससी के मामले में उन्होंने देखा कि बिहार के नेता किसी को भी उलझाकर चक्कर में डाल सकते हैं। अब प्रशांत किशोर के सामने चुनौती है कि वो बिहार विधानसभा का अगला चुनाव लड़ें या फिर कुछ दिन और गांव में घूमें, संगठन को और मजबूत करें।